बच्चों जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं दो चरों का रैखिक समीकरण। हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक घात वाले दो चरों से बने समीकरणों के आलेख सदैव सरल रेखा होती है। इसीलिए इस एक घात वाले दो चरों के समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए सीधी रेखा प्राप्त हुई इधर, और इधर इसके लिए भी एक सीधी रेखा प्राप्त हुई है। इसीलिए हम इन समीकरणों को, इस प्रकार के जो समीकरण दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, इसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि जब दो चरों के रैखिक समीकरणों का आलेख दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, तब समीकरणों का एक अद्वितीय हल होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को इस कटान बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसलिए जिस भी रैखिक समीकरण से ये दोनों जो रेखाएं बनी हुई हैं, उन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समांतर होती हैं, तब हमें कोई भी कटान बिंदु प्राप्त नहीं होता, और इसलिए समीकरण निकाय का हमें कोई भी हल नहीं मिलता। ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक स्थिति और देखिए यहाँ पर, जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समपाती हों। यहाँ पर देखिए दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चल रही हैं। यहीं पर दोनों समीकरणों के द्वारा प्राप्त रेखाएं हैं, वो दोनों एक के ऊपर एक चल रही हैं, अर्थात एक दूसरे पर स्थित हों, तब समीकरण के अनंततः अनेक हल होते हैं। इस बिंदु पर भी हल होंगे, इस बिंदु पर भी हल प्राप्त होगा, इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर भी। यानी कि जितने भी बिंदु सभी समपाती होंगे, सभी बिंदु पर हल प्राप्त होंगे, क्योंकि इस स्थिति में अनेक बिंदु दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ होते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2, अध्याय 2, प्रश्नावली 2। देखिए, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। अब आपको देखिए अ दिया गया है x बराबर 2, y बराबर 5। उसके बाद समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण दिए हैं आपको, x धन y बराबर 7। यहीं पर देखिए आप x बराबर 2 रखिए, यहाँ पर y बराबर 5 रखिए, 2 धन 5 बराबर 7 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अ जो है वो 1 के लिए बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए ब में क्या दिया है, x बराबर ऋण 1 दिया है, y बराबर 3 दिया है। तो चलिए यहाँ पर x बराबर ऋण 1 रखिए तो ये ऋण 2 हो जाएगा, धन y बराबर 3 रखिए तो 15 हो जाएगा। तो 15 में ऋण 2 घटाएंगे कितना आएगा, 13। तो ये वाला जो ब जो मान दिया है x और y का, वो समीकरण 2 के लिए फिट बैठता है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पूरे सवाल को बनाना है। लेकिन बच्चों, हम प्रश्नावली 2 शुरू करने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेना चाहते हैं। चलिए देखते हैं दो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन। प्रश्नावली के अंतर्गत हम समीकरणों के हल करने के दो प्रमुख विधियां पढ़ेंगे। बीजीय विधियों के तहत कौन कौन सा, एक है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि कहने का मतलब स्पष्ट है कि हम दोनों समीकरणों में से एक समीकरण से x का या y का मान निकाल लेंगे और उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। विलोपन विधि कहने का मतलब है बच्चों कि हम दोनों समीकरणों में से किसी एक चर को विलोपित कर देंगे, या तो x को विलोपित करेंगे या y को विलोपित करेंगे। कैसे करेंगे, दोनों विधियों को आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये प्रश्नावली 2 के प्रश्न 3 का पहला सवाल हमने लिया है। इसमें दिया है x ऋण y बराबर ऋण 1, ये पहला समीकरण है, और 3x ऋण 2y बराबर 12, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, पहला समीकरण से x का हम मान निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। x ऋण y बराबर ऋण 1 ये दिया हुआ है, हम यहीं से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1, और y को हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा धन y, या हम इसी को लिख सकते हैं बच्चों, y को पहले लिखेंगे, ऋण 1 को बाद में लिखेंगे। तो इस प्रकार से x का मान आया
y ऋण 1। अब इस x के मान y ऋण 1 को हम यहाँ समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए रखते हैं। x बराबर y ऋण 1 को समीकरण 2 में रखने पर, इसी को हम प्रतिस्थापित करना कहते हैं। समीकरण x के मान को समीकरण 2 में हम रखेंगे, यानी प्रतिस्थापित। समीकरण 2 क्या है देखिए, 3x ऋण 2y बराबर 12। अब चलिए हम यहाँ पर रखते हैं x के मान को, तो कैसे रखेंगे, 3x बराबर क्या रखेंगे, y ऋण 1। यहाँ पर x बराबर रख देंगे y ऋण 1, ऋण 2y वैसी वैसी रहेगा बराबर 12। अब इस समीकरण को हल करते हैं। चलिए देखिए कैसे हल करेंगे। 3y के साथ गुना होगा, 3y, 3 गुना y 3y, ऋण का चिन्ह यहाँ पर है इसलिए ऋण लिखेंगे। 3 1 के साथ गुना होगा, 3 एकम 3, ऋण 2y बराबर 12। अब देखिए यहाँ पर 3y है, यहाँ पर ऋण 2y है। 3y में 2y घट जाएगा, इसको एक बार और लिख लेते हैं। 3y ऋण 2y। अब इस ऋण 3 को इस तरफ ले जाते हैं 12 तरफ, बराबर 12 धन 3। देखिए यहाँ पर ऋण 3 है, दाहिने पक्ष में ले आए इसको पक्षांतर करके, तो धन 3 हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं एक स्टेप और, तो ये हो जाएगा 3y में 2y घट गया, तो क्या बचा, y बराबर 12 धन 3 15। अब y का मान आ गया। जब y का मान आ गया तब हम यहाँ पर ये देखिए x बराबर y ऋण 1 में हम y का मान यहाँ रख देंगे, तो x का मान निकल जाएगा। चलिए यहीं पर निकालते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x, यहाँ पर हम x का मान रख रहे हैं, y का मान रख रहे हैं, तो x बराबर हो जाएगा, y कितना मिला है हमको, 15 ऋण 1 बराबर क्या हो जाएगा, 14। तो इस प्रकार से हमने देखा y बराबर 15 और x बराबर क्या आएगा, 14। तो देखिए y बराबर 15 आया, x बराबर 14 आया। तो ये हम इसको जब लिखेंगे वहां पर, तो हम लिखेंगे 14 और 15, ये दो मान प्राप्त हुए, x बराबर 14 और y बराबर 15। तो ये इस समीकरण का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल क्या होता है इसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो ये हुआ प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। पहले हम x बराबर उसका मान ज्ञात कर लिए थे, उसके बाद हम जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम x के मान को रखे हैं, तो हमको y का मान प्राप्त हुआ। और जब y का मान प्राप्त हो गया तब y के मान को हम कहाँ रख दिए, प्रतिस्थापित कर दिए y की जगह, और हमको x का मान ज्ञात हो गया। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। आप विधि का नाम भले याद न रखिए, लेकिन विधि को याद रखिए तो आप सवाल बना पाएंगे। अब हम इसी सवाल से विलोपन विधि को समझते हैं। देखिए आपका सवाल था प्रश्न 3 का पहला, x ऋण y बराबर 1, 3x ऋण 2y बराबर 12। यहाँ पर ऋण 1 है। चलिए अब देखते हैं विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम दोनों समीकरण में देखेंगे कि x के सामने बीजांक क्या है, y के सामने बीजांक क्या है। यहाँ पर x के सामने बीजांक क्या है, y के सामने बीजांक क्या है। अब दोनों समीकरणों में से कोई भी एक चर को, या तो x को या y को, इसके सामने के जो अंक हैं, इसके जो गुणांक हैं, उसको हम बराबर करने का प्रयास करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, समीकरण के दोनों पक्ष में किसी भी संख्या से हम गुना कर सकते हैं, इस पक्ष में भी इस पक्ष में भी। तो देखिए समीकरण 1 को हम समीकरण 2 की तरह बनाने का प्रयास करते हैं, यानी किसी भी एक चर के गुणांक की तरह लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर गुणांक 3 है x के सामने, तो यहाँ पर भी हम 3 लाएंगे। 3 लाने के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 1 को, चलिए लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 को, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुना
करने पर। चलिए समीकरण 1 को 3 से गुना करते हैं। 3 गुना x ऋण y बराबर ऋण 1 गुना 3। इस प्रकार से हो जाएगा गुना। अब देखिए, चलिए गुना कीजिए। 3 गुना x 3x हो जाएगा, ऋण 3 गुना y 3y बराबर ऋण 1 गुना 3 कितना होगा, ऋण 3। ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 2 को इसके नीचे ले आते हैं। समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, अब इस समीकरण जो 2 है उसको समीकरण 3 में हम घटाएंगे। तो लिख लेते हैं समीकरण 2 को 2y बराबर 12। ये कौन सा समीकरण था, दूसरा है ये, है ना। हाँ, चलिए घटाते हैं इसको। घटाना है मतलब चिन्ह को यहाँ पर बदलना पड़ेगा हमको। इस प्रकार से जब भी हम घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है। कैसे बदलता है, इसके सामने हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ऋण धन है तो ऋण होगा, यहाँ पर ऋण धन हो जाएगा, यहाँ पर धन ऋण हो जाएगा। तो देखिए ये 3x है, ये 3x है, घटाएंगे तो क्या होगा, दोनों कट जाएगा। बचा क्या यहाँ पर, ऋण y। यहाँ पर क्या बचा, ऋण y बराबर ऋण 3 और ऋण 12 कितना हो गया, ऋण 15। देखिए दोनों पक्ष में ऋण है, यहाँ पर भी ऋण है और यहाँ पर भी ऋण है, इसलिए हम लिखेंगे y बराबर 15। जब y बराबर 15 आ गया यहाँ पर, तब हम उस मान को यहाँ समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर आप कोई भी समीकरण में y के मान को रख सकते हैं, उत्तर उतना ही आएगा। लेकिन सुविधा अनुसार देखेंगे आप तो जो सरल समीकरण दिख रहा हो आपको जोड़ना घटाना गुना भाग करने के लिए, वहाँ रखिएगा। ज़्यादा कठिन वाले समीकरण में रखने से आप फंस भी सकते हैं। इसलिए हम समीकरण 1 को चुने हैं, क्योंकि ये हमको सरल लग रहा है। यहाँ पर हम y का मान रखेंगे, आसानी से हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो रखने पर लिख दिए यहाँ पर। चलिए रखते हैं, क्या है, x ऋण y बराबर ऋण 1, तो हम y बराबर 15 रखेंगे, x ऋण 15 बराबर ऋण 1। अब हम क्या करेंगे, x बराबर निकालना हो तो 15 को पक्षांतर करेंगे इस पर, बराबर हम लिखेंगे ऋण 1 धन 15, ऋण है इधर इसलिए इधर आके धन हो गया, बराबर। अब 15 में 1 घटाएंगे, कितना बचा, 14। इस प्रकार देखिए यहाँ पर y बराबर कितना है हमारा 15, x बराबर कितना आया 14 है। यही मान प्रतिस्थापन विधि से भी निकालने पर आया था और यही मान विलोपन विधि पर। विलोपन क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये x वाले पद को हम विलोपित कर दिए और हम y का मान निकाले, ठीक है। तो इसको हम विलोपन विधि कहते हैं और इसके पहले जो हम सवाल बताए थे उसको हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो इन्हीं विधियों से हम प्रश्नावली 2 को हल करने वाले हैं। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, प्रश्नावली 2 के और बहुत सारे सवालों को हल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये विधि समझ में आई हो सके तो कुछ सवाल बना के रखिएगा और प्रश्नावली में जो उदाहरण दिए हुए हैं पहले से उसको भी आप करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो मिलेंगे प्रश्नावली 2 के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।